जो है क्लास 10th का संस्कृत का ऑब्जेक्टिव जो है बीबीडी का, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो वीवीआई होगा, ठीक है, परीक्षा को लेकर के। तो पहला चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम, इससे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। सारे बच्चों को बताना है। राजशेखर का प्रमुख रचना का नाम क्या है? ठीक है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। किस धर्म को मानते थे? सिख धर्म को मानते थे। ठीक है, पटना साहिब में उनका जन्म स्थान है अभी भी, और जहाँ पर उसको गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लोग वहाँ पे जाते हैं, अपना जो सिख संप्रदाय के लोग हैं, बाहर से भी लोग आते हैं और वहाँ पर अपना भोजन भी करवाया जाता है, लंगर वगैरह लगता है। ठीक है, और अपना आस्था का केंद्र है, बहुत अच्छा सिख संप्रदाय का। तो अगला क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। पटना का जो नगर है, वहाँ की जो पलिका देवी थी वो कौन थी? पटन देवी। पटन देवी के नाम से वहाँ पर आज भी एक मंदिर का भी निर्माण किया गया है, जहाँ पर की उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, और उसके बाद है अगला क्वेश्चन, पटना में ही कहा है, गोलघर भी वहीं पर है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन रिपीट होना जरूरी है। गोलघर भी पूछ देगा कि गोलघर कहाँ है, तो क्या बताना है? पटना बताना है। ठीक है, पटना में हमेशा युद्ध और आग का भय बना रहेगा, यह किस महात्मा ने कहा था? भगवान बुद्ध, क्योंकि भगवान बुद्ध जो है वहां पर समाधि किए थे। भगवान बुद्ध वहां पर कुछ समय बिताए थे अपना पटना में। ठीक है, तो उन्होंने जो है ये बात कही थी और ये सही भी होता दिखता भी है। ठीक है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? पत्तन शब्द से बना है। किससे बना है? पत्तन शब्द से। ठीक है, पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा। और गंगा नदी पर जो सेतु बना है उसका क्या नाम है? गांधी सेतु। गांधी सेतु पूरे एशिया का सबसे बड़ा सेतु है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अगला है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, और पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? सबको पता है, बिहार की राजधानी है। ठीक है, और कुटनिम ताख्यम काव्य के जो है कवि कौन है? दामोदर गुप्त है। बहुत अच्छा। ठीक है, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य जो है बिहार के बहुत ही प्रतापी राजा हुए। ठीक है, और बहुत अच्छा उनका शासन भी काल रहा। चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, और सम्राट अशोक, अशोक का भी नाम तो लोग सुना होगा, ये भी अपने बिहार के ही थे। ठीक है, और पूरा भारत में इनका नाम है। ठीक, चाइना का एक राइटर है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि भारत का कोई सम्राट था तो अशोक था। अशोक का बहुत जिक्र किया उन्होंने। ठीक है, तो हाँ, तो वे लोग जो है अशोक का बहुत ही नाम था, अपना बिहार के थे ये लोग। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य भी। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के किस शहर का वर्णन किया गया है? पटना का किया गया है। ठीक है, अगर हो सकता है पटना की जगह पाटलिपुत्र भी अगर लिख दिया जाए तो पाटलिपुत्र ही मारना है। ठीक है, पाटलिपुत्र पटना का दो एक ही हुआ। ठीक है, पुराना नाम हुआ पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति 1000 तक? ठीक है, यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। ठीक है, और फाहियान कहाँ का था? फाहियान हुएनसांग इतिस, ये सारा का सारा कहाँ का था? नहीं, सब यूनानी यात्री थे, हुएनसांग। ठीक है, उसके बाद है मेगास्थनीज यूनान के थे, मुख्य रूप से यही पूछता है। ठीक, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? पाटलिपुत्र से। परिभूत सुंदरम की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र दिया गया। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी पाटलिपुत्र हो जाएगा। पटना से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? नहीं, पाटलिग्राम। क्या नाम था? पाटलिग्राम, क्योंकि भगवान बुद्ध जब वहां पर आकर के समाधि लिए तो वहां जब आए थे तो उस पटना का नाम पाटलिग्राम था, ये ध्यान रखना है। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? कुसुमपुर है। कुसुमपुर क्या नाम है? कुसुमपुर। कुसुमपुर इसलिए नाम रखा गया क्योंकि यह देखा गया था कि पटना का जो आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर फूलों की बहुत सारी खेती होती थी। ठीक है, इसीलिए जो है पुष्पपुर, कुसुमपुर ये सब नाम आता है। ठीक है, कोई दिक्कत? और पाटल पुष्प क्या ज्यादा खेती होती थी। ठीक है, पाटल पुष्प कहते हैं गुलाब के फूल। गुलाब के फूल को पाटल पुष्प कहते हैं संस्कृत में। तो इसी के नाम से कहीं ना कहीं कुसुमपुर और पाटलिपुत्र और पाटलिग्राम ये सब नाम कहीं ना कहीं संबंधित है। ठीक है, किसी भी जगह का जो नाम होता है ना, वहां का कुछ ना कुछ इतिहास रहता है, उसे जोड़ करके नाम को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर, तो क्वेश्चन भी हम पूछ ही दिए थे। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? शरद ऋतु में। किस वंश के समय मनाया जाता था? गुप्त वंश के काल में मनाया जाता था। ठीक है, अगर पूछे कि किस मौसम में, तो शरद ऋतु। किस ऋतु में चला जाएगा? तो शरद ऋतु चला जाएगा, अभी के मौसम में, ठंड के मौसम में। और अगर वंश पूछ दिया जाए तो वो गुप्त काल के चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य भी बिहार के शासक थे, अभी हमने पहले ही जिक्र कर दिया था। ठीक है, उसके बाद कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में? क्वेश्चन शरद ऋतु में। महावीर मंदिर भी कहाँ है? पटना है। अभी राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठान भी होने वाला है 22 जनवरी को, तो उसमें ये अपना बिहार से जो है महावीर मंदिर का बहुत ज्यादा वहाँ योगदान बहुत ज्यादा दिया गया। ठीक है, बहुत राशि यहाँ से दी गई। ठीक है, और यहाँ से फंड जाते रहता है, तो पटना का महावीर मंदिर भी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। तुम लोग को भी जब जरूरत समय मिले कभी घूमने के लिए जाओ, पटना मंदिर महावीर मंदिर जरूर जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? एक और नाम उसका क्या है? कुसुमपुर। क्या नाम है? कुसुमपुर। यहाँ ध्यान देना है, ऑप्शन में अगर पाटलिपुत्र देगा तो कुसुमपुर नहीं देगा, ठीक है, और अगर कुसुमपुर देगा तो पाटलिपुत्र नहीं देगा, दोनों में कोई एक ही को देगा, तो कंफर्म मार देना। अगर दोनों रह गया तो ये भी दोनों कर देना है, जिसमें दो रह गया, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है पटना की दिशा में गंगा नदी बहती थी, उत्तर दिशा में, ठीक है। उसके बाद है चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश का संस्थापक था। उसके बाद है हाँ मौर्य वंश, किस वंश के था? मौर्य वंश। उसके बाद है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु, ठीक है। उसके बाद है कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? पटना मनाया जाता था, ठीक है। तो ये सारे जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे पाटलिपुत्र से। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन और बनना मुश्किल है, ठीक है। और हम बढ़ते हैं अगला अलस कथा में। अलस कथा चैप्टर से थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। अलस कथा के बारे में बता देते हैं। अलस कथा में 4 आलसियों की कहानी है, ठीक है, कहानी 4 आलसियों की है, ठीक है। और उसके बाद ये लोग आलसी होता है और ये भोजन वगैरह ग्रहण करता है मंत्री लोग से मांग करके, ठीक है। तो उसी पर ये कहानी डिपेंड है। अलस कथा में हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अलस कथा का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आता है कि इसके लेखक कौन थे? विद्यापति। कौन थे? विद्यापति, ठीक है। उसके बाद है अलस कथा ना मिथिलायाम मंत्री कौन था? वहां के मंत्री कौन था? वीरेश्वर था। और वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? दानशील था। वो क्या करता था? गरीबों को, निर्धनों को वो क्या करता था? दान देता था, ठीक है। और उसी को दानशीलता को देख करके बहुत सारे जो धूर्त लोग जो था, जो मतलब जिसके पास बहुत सारे धन संपत्ति था, फिर भी वह जो है भरण पोषण के लिए झूठ फूस करके राजा के पास जाकर के वो भोजन ग्रहण करता था। और उसी की परीक्षा को लेने के लिए राजा के लोगों ने सोचा कि ये लोग बैठ करके भोजन ग्रहण करता है, चलो हम लोग इसमें आग लगा देते हैं। आग लगा देंगे तो जो लोग आलसी होगा उड़ा जाएगा, बाकी सब भाग जाएगा, ठीक है। तो यह एक पुरुष परीक्षा लिया गया था, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। घर में आग लगी को देख करके यहाँ पर कौन पलायन हो गया था? धूर्त लोग पलायन हो गया था, ठीक है। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा एक ग्रंथ है जो कि बहुत ही उपदेशात्मक है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। और उसी से एक छोटा सा स्टोरी तुम्हारा किताब में ये दिया गया है, कौन सा? अलस कथा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वही का अर्थ क्या होता है? वही का ये पर्यायवाची शब्द हुआ है ना, उसी से मिलता जुलता है, ये आग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तरकत्ते अदयस्मिन् गृहे अग्निनो अस्ति या अग्नि लग्नो अस्ति। लगता है कि किसी के घर में आग लग गया है। यह जो 4 आलसी था, तो चारों आलसी में किस आलसी का यह विचार था? कौन कहा था? दूसरा आलसी का था, ठीक है। हिंदी में कहा देगा तो ये बोल देना जो मैंने बोला। हिंदी में क्वेश्चन अगर कर दिया, संस्कृत में तो यही वर्ड रहेगा लिखा हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है अलस कथा कैसी कथा है? व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक मतलब हंसी की तरह, ठीक है। वो जैसा आलसी लोग आपस में बातचीत करता था, उस कहानी को पढ़ के हंसी आती है, तो हंसने वाली जो बात होती है उसको हम लोग व्यंग के रूप में कहते हैं। तो व्यंग्यात्मक कथा था। अलस कथा में आग किसने लगाई थी? हाँ, अलसशाला के कर्मचारियों ने, ठीक है। अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? दिन में, रात में? जब वो लोग सो रहे थे, ठीक है। उसके बाद है पतिदेव गति डैश बाला नाम जननी गति। अब बीच में जो श्लोक का जो पूरा लाइन करेगा ये क्या होगा? ये आलसा नाम होगा, विद्वान होगा, स्त्री नाम होगा या स्त्री नाम होगा, ठीक है। इसका या स्त्री नाम अगर बीच में हम रख देते हैं, श्लोक पूरा क्या हो जाएगा? पतिदेव गति स्त्री नाम। श्लोक पूरा याद है? पतिदेव गति स्त्री नाम, बाला नाम जननी गति, है ना, नाग गति काचिन लोके कारुणिकम बिना। यानी कि इस संसार में पतिदेव गति स्त्री नाम, पतियों की गति, स्त्रियों की गति पति से होती है, बालकों की गति माता से होती है, लेकिन दरिद्रों की गति और जो भिखारियों की गति जो है इस संसार में सिर्फ जो करुणा वाले लोग हैं, जो दानशील है, बस वहीं पर बेचारा का वहां रहन सहन हो सकता है, बाकी कोई उसको देखने वाला नहीं है। इस श्लोक का यही हिंदी है। अगर प्रश्न कभी श्लोक का हिंदी भी आता है तो लिख देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलस कथा पाठ में अहो कथमेतम कोलाहला, यह किसकी युक्ति है? अहो कथमेतम कोलाहला मतलब कि अरे भाई क्यों हल्ला हो रहा है, क्या चीज का हल्ला हो रहा है? ये कौन व्यक्ति कहा था? अलसशाला तीसरा व्यक्ति कहा था कि पहला व्यक्ति कहा था, दूसरा व्यक्ति की चौथा व्यक्ति? पहला व्यक्ति कहा था। क्या कहा था? पहला व्यक्ति कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहला व्यक्ति कहा था कि देखो हिंदी बोल देते हैं। पहला व्यक्ति कहा था कि भाई क्या चीज का हल्ला हो रहा था। दूसरा व्यक्ति कहा कि लगता है कहीं घर में आग लग गया। तीसरा व्यक्ति कहा था कि यहाँ कोई भी धार्मिक नहीं है, क्योंकि कंबल को पानी से भिंगा करके हमारे शरीर पर रख दे, हम लोग बच जाएंगे, आग लगने तो हम लोग बच जाएंगे। तीसरा व्यक्ति ये कहा था कि को अपनी धार्मिको नास्ति, ठीक है। तीसरा व्यक्ति का कथन है। चौथा व्यक्ति कहता तुम लोग कितना हल्ला करते हो, चुपचाप बैठो ना, सो जाओ चुपचाप, काहे हल्ला करो, लगने तो जहाँ आग लग रहा है। तो चारों व्यक्ति का कथन ये था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। मनुष्य के शरीर में छुपा हुआ जो सबसे बड़ा जो अवगुण है, सबसे बड़ा जो दुर्गुण है, वो क्या है? आलस्य है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थे महान रिपु, संस्कृत में श्लोक है, ठीक है। वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। वीरेश्वर कैसा था? दानशील था। सबसे बड़ा शत्रु कौन था? आलस होता है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है शरीर में? आलस है। बनावटी आलस्यों को देखकर भोजन कौन ग्रहण करता था? धूर्त लोग ग्रहण करता था। धूर्त मतलब कि जो एक्चुअली में वह गरीब नहीं था,
फिर भी गरीब बनने का नाटक करके वहां से भोजन वस्त्र वगैरह ग्रहण करता था, इसीलिए उसको धूर्त कहा गया। ठीक है, जानबूझ करके कोई आदमी जब अपने आप को, अपना जो स्वरूप होता है, अपना जो व्यवहार विचार को वो जब उसके अतिरिक्त जब करने का प्रयास करता है तो उसी को धूर्त कहा गया, मूर्ख कहा गया। ठीक है, वो अगर रखिए जरा सा, देखो जरा सा, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था? केस पकड़ के। कैसे किया गया था? केस पकड़ के। ठीक है, उसके बाद है स्थिता सौकर्य मूला ही डैश के ना धावंती जंतुआ। यह युक्ति किस पाठ से है? तो अलस कथा। अलस कथा किस पाठ से? अलस कथा। इस लाइन का हिंदी यह हुआ, स्थिता ही सौकर्य मूला ही के ना धावंती जंतुआ। अपनी जाति को सुख देकर के कौन जाति नहीं दौड़ता है? कौन भोजन, भाई कहीं पर भोजन मिल रहा है, कहीं पे कुछ चीज का प्रसाद बट रहा है, सब लोग दौड़ो भाई दौड़ो, जाता है कि नहीं जाता है? तो यही बात लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं कर सकता है? आलस व्यक्ति। ठीक है, आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग नहीं भागे, बाकी सबके क्या हुआ? भाग गया। संसार में बच्चा का सच्चा रक्षक कौन होता है? माता होता है। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलस्यों की परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, आलसशाला पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? आलस का दोष। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन करता था? विदेशी करवाता था। ठीक है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? आलस। ठीक है, उसके बाद वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? मिथिला में। कहाँ रहता था? मिथिला में। आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया? मानव के गुण का। मानव के गुण का वर्णन किया गया। ठीक है, तो ये दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा चैप्टर। आज पूरा संस्कृत का ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेंगे। संस्कृत साहित्य लेखिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। संस्कृत साहित्य लेखिका जो चैप्टर है, इससे जो क्वेश्चन यही बनता है कि जो किताब है, जो ग्रंथ है ना, जो काव्य है, उसके लेखक कौन है, ये पूछता है। इस पर ज्यादा फोकस करना है उन चीजों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसमें ले रहे हैं संस्कृत साहित्य लेखिका में कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? गार्गी थी। कौन थी? गार्गी थी। इसमें एक और क्वेश्चन ऐसे घुमा देता है, गार्गी किसके सभा में बैठती थी? जनक के सभा में। अगर इधर से पूछे तो गार्गी बोल देना, और गार्गी किसकी सभा में बैठती है? तो जनक के सभा में। ठीक है, याद रखना, दोनों ढंग से क्वेश्चन को उलट के दे देता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती रसिकाओं का वर्णन है? चतुर्विंशति। अगला क्वेश्चन है, मधुरा विजय किसकी रचना है? गंगा देवी। और ये भी एक क्वेश्चन है, मैं अभी कह रहा था, इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन पूछता है तो सिर्फ काव्य और काव्य के लेखक, इसी से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मधुरा विजय किसकी रचना होगी? गंगा देवी की। ठीक है, गांधी दर्शन से प्रभावित कौन रचना? सत्याग्रह गीता। सत्याग्रह गीता। और उनको पता है गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन चलवाए थे। ठीक है, तो उन्हीं से प्रभावित होकर के संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा गया, सत्याग्रह गीता। ठीक है, तो सत्याग्रह गीता किससे संबंधित है? गांधी जी से। किससे है? गांधी जी का दर्शन को उसमें बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? विजयनगर के राजा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? कवियों और संस्कृत शास्त्रकारों के द्वारा। ये जो विशाल संस्कृत साहित्य हम लोग ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं, इन सब में किनका योगदान है? कवि का और शास्त्रकारों का। वही लोग तो लिखे हैं, तभी तो सुरक्षित हम लोग पढ़ते हैं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंपन राय का समय क्या था? 14वीं शताब्दी में। ठीक है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों का प्रथम कल्पा कौन था? विजयांका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके रखना। ठीक है, प्रथम कल्पा पूछता है, क्या हो जाएगा? विजयांका। प्रथम कल्पा क्या हो जाएगा? विजयांका। ठीक है, या तो फिर ऐसे पूछ देगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयांका जो है कौन सी कल्पा में ये ईश्वर नाम है? तो प्रथम कल्पा। ठीक है, या प्रथम कल्पा तो विजयांका याद रखना। ठीक है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? दंडी को। किसे कहा गया? दंडी को। दंडी का पूरा नाम महाकवि दंडी है। ठीक है, यहाँ शॉर्ट नाम दिया गया है दंडी। क्या दिया गया है? दंडी। तो हो सकता है अगर परीक्षा में महाकवि दंडी अगर लिख दे तो समझना है कि वही नाम है। ठीक, उनका पूरा नाम महाकवि दंडी हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विजयांका का समय क्या था? 8वीं शताब्दी था। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों का वर्णन है? 40। कितने हैं? 40। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं में किसका नाम है? तो 2-4 गो, शीलाभद्री का है ना, रामभद्राबा, देव कुमारी का, ये तीन नाम है और भी नाम है ना। उसके बाद जो है, अगर ऑप्शन में तीनों का नाम दे दिया, ये सभी का दिया तो ये सभी ये को नाम दिया, ये को नाम दिया, 3-4 गो नाम याद रख लेना उसको। शास्त्र कुशला का विग्रह क्या होगा? शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा? शास्त्रीय कुशला। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलती है? स्त्री और पुरुष के दोनों के द्वारा। अगला बढ़ते हैं। मैत्री कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी। कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ऋग्वेद में कितनी मंत्रिशिकाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में 24। कितना है? 24। कितना है? 24 है ना। शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? शंकर चरितम पंडित समाना, जो अपने पिता के बारे में उनका पूरा जीवनी को उन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन है? 5। कितने? 5। ठीक है, टोटल वेद कितने हैं? 4। कितने हैं? वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेद कितने हो गए? 4। वेदांग कितने हो गए? 6। वेदांग कितना हो गया? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, अलंकार कितना हो गया? 6। उपनिषद कितने हो गए? वेदांग जो हो गया 6। वेदांग कितना हो गया? 6। उपनिषद हो गया 8। उपनिषद कितना हो गया? 8। और पुराण कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। उपनिषद 108। सो यहाँ उपनिषद कितना हो गया? वेदांग हो गया 6, उपनिषद 108। हाँ,
108 नहीं, 108। और पुराण कितना है? 18। ये सब ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अथर्ववेद में कितने मंत्री ऋषिकाओं का वर्णन है? 5। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्पष्ट रूप से 150 का आता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध हुए? क्षमा राव। कौन हुए? पंडित क्षमा राव। वनमाला भावलाकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? वर्तमान काल की। अगला क्वेश्चन है। विजय भट्टाचार्य किसकी पत्नी थी? चंद्रद्वितीय की। किसकी थी? चंद्रद्वितीय की। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी थी? आत्महत्या की शिक्षा दी थी, ठीक है। पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता गांधी जी के दर्शन से प्रभावित है, ठीक है। अभी क्वेश्चन को पूछे थे, फिर इस क्वेश्चन को दे दिया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, थोड़ा बस इसको याद रखना। लेखक और इसमें किताब और उसके लेखक। अगला है कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य किसकी रचना है? त्रिगुलांबा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक काल में संस्कृत कवित्री का नाम? पंडित क्षमाराव। आधुनिक जाएगा तो पंडित क्षमाराव। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम? मैत्रेयी। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख किया गया है? सुलभा का। अगला क्वेश्चन है। याज्ञवल्क्य ने आत्महत्या की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को। वर्तमान काल में संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र, ठीक है। गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं शताब्दी, ठीक है। अच्युत राय की रानी कौन थी? नहीं, त्रिगुलांबा। कौन थी? त्रिगुलांबा। अच्युत राय की रानी कौन थी? त्रिगुलांबा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? साम वेद में। इंद्राणी का वर्णन साम वेद। मीरा लहरी के लेखक पंडित क्षमाराव, ठीक है। तो दूसरा तीसरा चैप्टर था। अब हम पढ़ते हैं चौथा चैप्टर, भारतीय संस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टोटल संस्कार हमारे जो भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुसार अपने धर्मों में हिंदू सभ्यता के मान्यता के अनुसार कुल संस्कारों की संख्या कितना है? 16। कितना है? 16। तो हम इसी से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। भारतीय संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के उपरांत। जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं? 3। कौन कितने होते हैं? 3 होते हैं। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। मनुष्य गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश करता है तो उसको कौन सा संस्कार कहते हैं? विवाह संस्कार। जब पढ़ाई वगैरह पूरा हो जाती है, जैसे अभी हॉस्टल में पढ़ाई पूरा करके लोग घर आते हैं, फिर उस समय जो गुरुकुल में जाकर के लोग पढ़ाई करते थे, वहां से जब पढ़ाई गुरुजी के सामने पूरी हो जाती थी, उसके बाद फिर वो जब घर में प्रवेश करते थे, वो भी एक संस्कार से जुड़ा होता था, जिसको कि गृहस्थ जीवन में जो प्रवेश करता था तो वहां पे विवाह संस्कार के रूप में उसको जाना जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम सबों में भारतवर्षों के प्रति क्या होनी चाहिए? देशभक्ति होनी चाहिए। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भ रक्षा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? गुरु के घर से जब विद्यार्थी अपने घर में जाता है तो उसी को कहते हैं समावर्तन संस्कार, ठीक है। कोई क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सीमंतोनयनम संस्कार का प्रयोजन क्या है? यानी कि गर्भवती की प्रसन्नता, ठीक है। गर्भवती की प्रसन्नता को हम लोग सीमंतोनयनम संस्कार के अंतर्गत रखा जाता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार, ठीक है। संस्कार। केशांत संस्कार कहाँ होता है? गुरु के घर में, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। केशांत संस्कार का मतलब कि उनको एक छोटी काट के रख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद वही फिर पढ़ाया जाता है। जैसे अभी हम लोग जाते हैं एडमिशन लेते हैं तो वो सब वो पहले केशांत संस्कार वगैरह वहीं पे होता था, उसको रख दिया जाता था, वो लाल कपड़ा में बांध करके शिखा को, ठीक है। तो ये बहुत अपना संस्कृति आज भी गुरुकुल जहाँ जहाँ चलता है, गुरुकुल ये व्यवस्था जहाँ पर पढ़ाई होती है वहां पे इन सब चीजों को देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? देखो कौन है। अगला क्वेश्चन है। शैशवावस्था का संस्कार कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। भारतीय संस्कृति के कितने संस्कार हैं? भारतीय संस्कृति में टोटल 16 संस्कार हैं, ठीक है। सप्तपदी क्रिया जो है किस संस्कार में संपन्न होता है? विवाह संस्कार में। वागदान किस संस्कार का है? विवाह संस्कार, ठीक है। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार है। पुंसवन संस्कार कब होता है? जन्म से पहले। कब होता है? जन्म से पहले। गोदान संस्कार किस संस्कार का मुख्य उद्देश्य? केशांत संस्कार, केशांत संस्कार, ठीक है। साहित्य ग्रंथों को किसान संस्कारों का नामांतरण क्या है? गोदान। क्या है? गोदान, ठीक है। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कार से होगा, ठीक है। पानी ग्रहणम किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में होता है, ठीक है। भारतीय जीवन में किस काल में संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? प्राचीन काल से। प्राचीन काल से संस्कार का महत्व चला रहा है। आज भी संस्कार हम लोग जो है जैसे कि पूजा पाठ करते हैं, घर में बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, है ना, बड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा संस्कार के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम शिक्षा संस्कार क्या है? समावर्तन। जो शिक्षक के घर से बच्चे जो है अपने घर में जाते हैं, ठीक है। कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार। सिंदूरदान किस में जाएगा? विवाह संस्कार में, ठीक है। अक्षरांबर संस्कार कहाँ जाएगा? शिक्षा में जाएगा, ठीक है। उसके बाद गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? 1 होते हैं मात्र, विवाह संस्कार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मरने के बाद कितना संस्कार होता है? एक ही, अंत्येष्टि संस्कार होता है, ठीक है। उसके बाद है संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है? तो दोष, मानव के अंदर जो छिपे हुए दोष है उसको दूर करना और गुण को धारण करना, यही संस्कार का मेन अर्थ हुआ, ठीक है। संस्कार का मतलब हुआ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर में बढ़ रहे हैं। 5वां चैप्टर कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा में है
कि राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय स्नातक में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? प्रथम स्थान। दलित ग्रामवासी कौन पुरुष कौन था? राम प्रवेश। करमवीर राम प्रवेश के परिवार के सदस्यों की संख्या कितना था? 4। एक राम प्रवेश, एक उसके पिता, माँ, 3 हो गए, एक उसकी बहन थी, टोटल 4 थे, ठीक है। उद्योगिनम पुरुष से मुपैति लक्ष्मी, यह युक्ति जो है किस पाठ से लिया गया है? करमवीर कथा से लिया गया। राम प्रवेश राम को छात्रानाम अध्ययनम तपः का ज्ञान किसने दिया था? गुरु, उसके गुरु दिए थे, ठीक है। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? भिखनटोला में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? प्राथमिक विद्यालय। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। भिखनटोला गांव कहाँ है? बिहार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी किसके पास जाती है? उद्योगी के पास या परिश्रमी व्यक्ति के पास, ठीक है। भिखनटोला देखने कौन आया था? गुरु आए थे, अध्यापक आए थे, शिक्षक आए थे, जो भी अगर क्वेश्चन में दे तीनों में तो कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम प्रवेश राम की है। अगला क्वेश्चन है, करमवीर कौन था? राम प्रवेश का नाम है, ठीक है। लक्ष्मी किसकी वर्ण करती है? उद्योगी पुरुष को। किसकी वर्ण करती है? उद्योगी। करमवीर ने कौन सा पद ग्रहण किया था? महत्तम पद, बहुत ऊंचा, हाँ महत्तम पद, ऊंचा पद ग्रहण किया था केंद्रीय लोकसभा में, ठीक है। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? उसका धर्मांतरण करवाया। उसका क्या करवाया? धर्मांतरण करवाया, ठीक है। डबल दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे? भिखनटोला में, ठीक है। उद्योगी पुरुष के पास कौन आती है? लक्ष्मी। परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? लक्ष्मी। किसके अर्थाभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया? पिता के अर्थाभाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? नहीं, दलित कथा। किसका है? दलित परिवार था वे लोग, ठीक है, दलित समाज की कथा है। अगला क्वेश्चन है, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगती है? राम प्रवेश राम की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करमवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया था? केंद्रीय लोकसभा में। दलित पुरुष का नाम क्या था? राम प्रवेश राम, ठीक है। शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? राम प्रवेश राम। तो हमने संस्कृत का जो है तुम्हारा जो किताब है, चैप्टर संख्या 1 से लेकर के हमने इसको 5 तक कवर किया है। पाटलिपुत्र यानी गद्य भाग से अभी हम इसको देख रहे हैं, गद्य खंड से, ठीक है। चैप्टर संख्या 1 से 5 तक, ठीक है। और हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं। कितना चैप्टर और है क्या? पदखंड फिर शुरू हो जाएगा ना। इसमें कितना चैप्टर है देख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। 8 चैप्टर है ना, ठीक है। बाकी 3 चैप्टर जो है हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। 5 चैप्टर तक अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले चैप्टर।